Assalamualaikum to all class, and now we come to the point what is about the Lawrence curve. जैसे कि अभी हमारे स्टूडेंट ने कहा कि हमें कुछ फिगर्स में भी डाटा दिया जाता है इनकम इनक्वालिटीज़ को शो करने का। तो यहाँ पे हमें ये बताया गया है what is known as a Lawrence curve. Figure 5.1 shows how it is done. The number of income recipients are plotted on the horizontal axis, not in the absolute terms but in cumulative percentages. For example, at point 20, we have the lowest, poorest 20% of population. At point 60, we have the bottom 60%, and at the end of the axis, all 100% of the population have been accounted for. बच्चे हमें जो है ना लॉरेंस कर्व बताई गई है, इसमें हमें क्या बताया जाता है कि एक साइड पे हमने देख लिया कि परसेंटेज ऑफ इनकम, दूसरी साइड हमने एक्स एक्सेस पे देख लिया परसेंटेज ऑफ इनकम रिसीटेंस। अच्छा, जो आमदनी रिसीव हुई लोगों को, और एक जगह पे हमारे पास एक परसेंटेज दी गई इनकम की में हमें ये जो मिड में लाइन दी गई है ये लाइन ऑफ इक्वालिटी है। फॉर एग्जांपल अगर एज्यूम किया जाए तो उसमें ये देखा जाए कि एक आमदनी की जो एक लाइन है, लाइन ऑफ इक्वालिटी, मिसाल के तौर पे अगर ये पॉइंट, मैं एक सेकंड इसमें पेन को लेके आता हूँ सामने, ये तो आएगा कैसे मुझे समझ नहीं आ रहा। हाँ, फॉर एग्जांपल हमने क्या किया कि अगर एक इकॉनमी में 100 लोग हैं और हमने देखा था कि $100 हैं डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, अगर ये पॉइंट यहाँ पे आए तो इट मीन्स कि $10 जो है वो 10 लोगों में बांट दिए गए। जब $10 मज़ीद ऊपर वाले फिर वो अगले 10 लोगों में बांट दिए गए, तो पता चला कि अगर ये फिगर इसी लाइन पे चले तो वी आर वॉचिंग दैट वी कैन सी दैट इट इज़ द लाइन ऑफ इक्वालिटी। अगर किसी दौलत को मसावी तकसीम किया जाए तो हमारे पास जो लाइन आएगी वो स्ट्रेट आएगी, लेकिन जो कि उन्होंने सेकंड एक कर्व की फॉर्म में दी है लाइन, कर्व जो है वो बाकायदा तौर पे टेढ़ी हो रही है। इसमें ये बताया गया है कि जो 100 एक परसेंटेज ऑफ आमदनी है, इसमें क्या है कि जस्ट 1.18 जो डॉलर हैं वो 10 लोगों में तकसीम किए गए हैं, यानी राउंड अबाउट $4-5 जो हैं वो 20 लोगों में तकसीम किए गए हैं कुल। अगर मज़ीद हम देखें कि जस्ट जो है लेस देन $10 जो है वो 30% पॉपुलेशन में डिवाइड हो चुके हैं। देखें, 100 में से लेस देन $10 आर सपोज टू बी डिस्ट्रीब्यूट इन around 30% of the population. So we can see that there is a discrimination and the income is not equal. तो इससे क्या वाजे हो रहा है कि देखें जी, ये एच पे आए हम, यानी 80% एक इकॉनमी के लोग, एक मुल्क के लोग जो हैं ना, 100 में से उनको जस्ट लेस देन $50 जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। ये देखें, जस्ट 20% वो लोग हैं जिनको 40 में से लेके 90 तक, यानी मज़ीद 50% से भी ज़्यादा, यानी 51% हिस्सा डिस्ट्रीब्यूट किया गया। हम ये बात ऑलरेडी हमने जो देखी अपने पास, लास्ट जो हम देख चुके हैं कि लास्ट अपनी टेबल जो हमने देखी तो उसमें डिफाइन किया गया था कि इफ़ देर द 51% ऑफ द इनकम पोर्शन
is distributed to the 51 to the 20% of the population. जब हमने उसको 5 हिस्सों में तकसीम किया था तो हमने इस बात को मद्देनज़र रखा, इसको नोटिस किया कि 51% जो आमदनी का हिस्सा है वो सिर्फ 20% लोगों में तकसीम हुआ। तो लॉरेंस कर्व हमें ये बताती है कि अगर लाइन ऑफ इक्वालिटी से हम डाउनवर्ड चले जाएंगे, हटते जाएंगे, जितना ज़्यादा गैप आएगा इसमें और इसमें, सो इट मीन्स दैट देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस इन द इक्वालिटी। तो हमें पता चला कि अगर हम देखें तो ये काफ़ी एक यानी डिस्ट्रीब्यूशन इनकम इनक्वालिटी में काफ़ी डिफरेंस आ चुका है। अब हम नेक्स्ट चलेंगे बच्चे, मज़ीद देखेंगे हेलो। इसको। जी जी, यू कैन आस्क। हाँ जी। इज देयर एनी क्वेश्चन? सो हमने इसको देखा, वी हैव सीन द लॉरेंस कर्व दैट देयर इज अ difference in the two curves, Lorentz curve and the line of equality. So इन्होंने हमें ये बताया कि जितना हम लाइन ऑफ इक्वालिटी से फासला रखेंगे, डाउनवर्ड जाएंगे, तो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में काफ़ी गैप आता जाएगा। द सेम परसेंटेज ऑफ, अच्छा अब हम देखते हैं, द लॉरेंस कर्व शोज दैट एक्चुअल क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द परसेंटेज ऑफ इनकम recipients and the percentage of the total income they did in fact receive during say a given year. We have plotted this Lorentz curve using the decile data contained in the table 5.1. तो ये जो हमने लॉरेंस कर्व बनाई, ये जो हमने सेकंड में डिसाइल डाटा को लिया था, हमने अपनी पॉपुलेशन को 10 हिस्सों में तकसीम किया था, ये वही डाटा हमने पुट किया इसमें। इन अदर वर्ड्स वी हैव डिवाइडेड बोथ द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सिस इन 10 इक्वल सेगमेंट्स। सेम हमने 10 इक्वल सेगमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया और ये कर्व बनाई। तो हमें यहाँ पे पॉइंट ए शोज दैट द बॉटम 10% ऑफ द पॉपुलेशन रिसीव्स ओनली 1.8%। जो कि अभी मैंने बताया था कि 10% पीपल, पॉइंट ए का मतलब है कि 1.8% जो है हम इनको डाटा मिल रहा है। ये जो हम ऊपर टेबल देख चुके हैं ऑलरेडी, तो हमने यहाँ पे देखा था, ये चौथे नंबर पे देखें, चौथा नंबर इसका एक 10% था, तो ये हमने देखा कि ये काफ़ी कम तादाद में 1.8 जस्ट इनकी आमदनी है। तो अब हम ऐसे नीचे आएंगे, और द मोर द लॉरेंस लाइन कर्व अवे फ्रॉम द डायगोनल लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी, द ग्रेटर द डिग्री ऑफ इनइक्वालिटी रिप्रेजेंटेड। हमने ये देखा कि लॉरेंस कर्व हमें ये बताती है कि जितना हम डायगोनल लाइन से यानी लाइन ऑफ इक्वालिटी से दूर भागेंगे, सो उतना ज़्यादा ग्रेटर द डिग्री ऑफ इनइक्वालिटी इज़ देयर। The extreme case of perfect inequality, a situation in which one person receives all of the national income, which everybody else receives nothing, would represent by the congruence of the Lorentz curve. अच्छा जी, अब हमें ये बताया गया है, two representative distributions are shown in figure 5.2. यहाँ पे हमें बताया गया है, टू फिगर्स के बारे में बताया गया है, one for relatively equal distribution, figure 5.2a, and the other for relatively unequal distribution, figure 5.2b. Can you explain why the Lorentz curve not lie above or the left of the diagonal at any point? तो हमें ये बताया गया है कि आप क्या बता सकते हैं कि ये जो है कर्व डाउनवर्ड क्यों है, ये अपवर्ड क्यों नहीं है कर्व, या क्यों जो है ये हमें नीचे की तरफ लाया जा रहा है। अच्छा, एक और मजीद इसमें मैंने एक कर्व देखी थी, सॉरी मैं वो देखना चाहता हूँ।
अच्छा जी, फॉर एग्जांपल आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ, तो चलें अब इसको हम जो है ना, ये हमने ये देखा कि अगर इनकम इनइक्वालिटी जो वो कम है तो डेफिनेटली इट विल बी नियर टू द डायगोनल लाइन. इफ इट्स अ मोर सो इट इज अ वाइड अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ जाती है. अच्छा जी, अब आता है हमारे पास GINI कोफिशिएंट्स एंड एग्रीगेट मेजर ऑफ इनइक्वालिटी. ये क्या है बच्चे? ये भी एक किस्म का हमें एक स्टैटिस्टिकल टूल है जिसकी वजह से ये बेसिस या ये माखूज चीज़ें जो हैं वो बाकायदा लॉरेंस लाइन से ही निकली हैं. A final and very convenient shorthand summary measures of a relative degree of income inequality in a country can be obtained by calculating the ratio of area between the diagonal and the Lorenz curve divided by total area of the half sphere in which the curve lies. In figure 5.3, in this ratio, the shaded area A to the total area of the triangle BCD. This ratio is known as the Gini coefficient concentration ratio or GINI coefficient, named after the Italian statistician who first formulated in 1912. तो बच्चे 1912 में क्या हुआ? 1912 में ये हुआ कि इन्होंने जो है ना, हमारे एक इटालियन स्टैटिस्टिशियन थे. आपको पता है स्टैटिस्टिकल वाले जो हैं वो काफ़ी पॉइंट्स में खेलते हैं. तो जब ये इनको एक कर्व दी गई तो उन्होंने क्या किया कि इसके एरिया की बेसिस पे एक गिनी कोफिशिएंट निकाला और इसको जो है बता दिया गया कि इस तरीका के तहत जो है ये चीज़ लाया करती है. इसमें इसमें इन्होंने, जैसे कि आपको याद होगा कि हमने HDI इंडेक्स को देखा था, 0 से लेके 1 तक जो है हमें फिगर्स दिए जाते थे. तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि GINI कोफिशिएंट जो निकालने का मेथड है वो क्या है, शेडेड एरिया ऑफ ए, ये जो जितनी भी कर्व हमें मिल चुकी है यहाँ पे जा चुकी है, डिवाइडेड बाय, यानी ये एक टोटल जो कि ABDC का जो एरिया है, जब इसको डिवाइड किया जाए तो हमारे पास एक ऐसी रेशो आती है जो कि इस कोफिशिएंट को बताती है. आप समझते होंगे, आप जानते हैं कि इसको कोफिशिएंट का नाम क्यों दिया गया. याद होगा आप स्टैटिस्टिक्स में हम इन चीज़ों में पढ़ते थे कि कोफिशिएंट इज़ लाइक, हम इसको आसान अल्फाज में कोफिशिएंट को अददी सर बोलते थे जब हम मैथ पढ़ते थे. तो ये एक लेफ्ट अमाउंट होती है, यानी कितनी हमें एक रेशो के बारे में बताया जाता है, एक प्रोपोर्शन के बारे में बताया जाता है, एक वैल्यू के बारे में बताया जाता है. तो ये स्पेसिफिक पॉइंट पे जब हम इसको देखेंगे, यहाँ पे हमने ये देखा अब, Gini coefficients are aggregate inequality measures and can vary anywhere from 0 to 1. In fact, as you will soon discover, the Gini coefficient for countries with a highly unequal income distributions typically lies between 0.5 to 0.70. अगर किसी की रेशो जो है वो 0.5 से 0.70 आ गई है तो इट मीन्स दैट देयर इज अ हाईली अनइक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन. अगर वो 0.20 से 0.30 तक आती है तो हम कह सकते हैं रिलेटिवली इक्वल डिस्ट्रीब्यूशंस है. द कोफिशिएंट ऑफ आवर हाइपोथेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेबल 5.1 एंड 5.1 इज परसेंटेज 0.44 0.44 और रिलेटिवली अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन. ये क्योंकि 0.4 के करीब गया है तो हम कह सकते हैं कि ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है. इसमें ये जो हमारे पास एक एरिया दिया गया है जब हमने इसको कैलकुलेट किया. Four possible Lorentz curves such as might be found in the international data are drawn 5.4. हमें 5.4 में कुल 4 कर्व्स बताई गई हैं. In the Lorentz criteria of income distribution, whenever one Lorentz curve lies above another Lorentz curve, the economy corresponding to upper Lorentz curve is more equal than the lower curve. Thus, economy A may unambiguously be said to be more equal than economy D
whenever two Lorentz curves cross such as curve B and C, मुझे देखने देखे ये बी सी कौन सी है, ठीक है, बी में ये चल रही है और सी में ये कर्व है और डी में, ठीक है, ए बी सी डी, हमें तीन कर्व्स बताई गई हैं इसमें जो कि लॉरेंस कर्व्स दी गई हैं, हम इनको देखेंगे, थोड़ा सा डीपली स्टडी करेंगे। मोर इक्वल देन द इकोनॉमी डी व्हेन एवर टू लॉरेंस कर्व्स क्रॉस सच एज कर्व्स बी एंड सी, Toronto states that we need more information or additional assumptions before we can determine which of the underlying economies is more equal. For example, we might argue on grounds of priority of addressing problem of poverty that curve B represent a more equal economy since the poorest are richer, even though the richest are also richer class squeezed. But other might start with the assumption that an economy with a stronger middle class is inherently more equal, and those observers might select economy C. तो बच्चे हमें जो है ना डिफरेंट थ्री इकोनॉमीज़ के बारे में बताया गया और लॉरेंस कर्व बनाई गई उनके डाटा के मुताबिक कि उनकी इनकम इस मेथड में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। तो अब मुझे आप में से ये बताएं, कोई भी आप बता सकते हैं, कोई आइडिया दें कि हमें जो ए बी सी डी कर्व दी गई है इनमें से कौन सी बेहतर है और आप क्यों समझते हैं? जी बच्चे। सर अगर उसके इक्वलिटी के लिहाज से देखा जाए तो ए ही बेहतर है, क्योंकि ये इक्वल लाइन के मतलब क्लोज है, वेरी क्लोज टू इक्वल लाइन। जैसे जैसे हम इक्वल लाइन से दूर होते जाएंगे तो हमारा मतलब जो इनइक्वालिटी की रेशियो है ना वो हमारी ग्रेटर होती जाएगी। सही 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 सही। ऐसा नहीं? ऐसे तो है, लेकिन इसके अलावा आप अंदाज़ा लगाएं कि क्या हो सकता है। देखिए ना, हमने नुकसानात भी तो देखे थे ना कि अगर सबके पास सेम अमाउंट में पैसा आ जाएगा तो काम कौन करेगा? लेबर क्लास हमें नहीं मिलेगी। हम्म। आइडिया अंडरस्टैंड कर रहे हैं आप? जी, इसके अलावा आप सिद्रा ने बताया है। जी जी सर। अच्छा, सिद्रा के अलावा महरीन इलाही हमें बताएंगी। महरीन जो है ना, आई थिंक शी इज़ माय स्टूडेंट, शी ऑलरेडी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसी है महरीन? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, हाँ आप ठीक है? बताएं इनमें से कौन सी जो कर्व है वो ज़्यादा बेहतर है? अच्छा, मैं तो ये कहूंगी जितना उस लाइन से दूर होगा तो उतना ही बेहतर होगा, जैसे कि डी है। वजह बताएं। वजह ये इनइक्वालिटी की बात हो रही है ना, तो यही रीजन है, डी वाला पॉइंट ज्यादा बेस्ट है। इस आंसर से तो ऐसे लग रहा है कि आप क्लास में ही नहीं थी। मैंने लिए देखी है तो गुड। देखे ना, ये जो नहीं, स्ट्रेट लाइन इन्होंने बनाई हुई है तो उससे वो दूर है, डी पॉइंट वही सही है। स्ट्रेट लाइन का मकसद क्या है और इस बैंड लाइन का मतलब क्या है? बैंड लाइन ये है कि डिफरेंट पॉइंट्स बी सी और डी लिए गए हैं तो वो उससे दूर है, इनइक्वालिटी ज्यादा है, अगर उसके करीब ए होगा तो वो ज्यादा सही है। डी वाला ज्यादा बेस्ट है, जितना दूर होगा उतना बेस्ट होगा। हाँ सिद्रा बताओ क्या कहती है, ये समझाओ इसको। हाँ। नहीं महरीन, दरमियान में जो हमारे पास लाइन है ना, वो हम्म 45 डिग्री की, वो हमारी इक्वल लाइन है, इक्वलिटी हम्म की लाइन है। वो हमारी इक्वलिटी की लाइन है, और जो बाकी है ना वो जो हम्म कहते हैं वो हमारे इनक्वालिटी, जितना जितना हमारे पास इनकम डिस्ट्रीब्यूशन और वैसे भी हर डायमेंशंस को हम देखें तो वो सारी चीजें मतलब वो दूर जा रही हैं, इनइक्वालिटी है ये बाकी सारे में ना, मतलब थोड़ी और फिर ज्यादा, ए है फिर बी है फिर सी है फिर डी है, हम्म वो एक सही। वो ज्यादा से ज्यादा होती जा रही है।
हमारी, कि हमारी जितनी ज़्यादा उससे हम दूर होते जाएंगे ना, लाइक more the degree of inequality represented, the greater will be the Lawrence, और क्या कहते हैं हम उसे कहेंगे away from the degree of equality. जितना जितना हम उससे इक्वालिटी से दूर होते जाएंगे ना, वो हमारी इनइक्वालिटी बढ़ती जाएगी। हमारा जो पोर्शन है ना दरमियान में, वो हमारा बस यही समझ ले, जो हमारा दरमियान में लाइन है अच्छा, ना, वो इन्होंने हमारी ना, इक्वालिटी। मैं समझ गया हूँ। देखें देखिए, मेरी नस्ल में जो डी कर्व है ना, मतलब हाँ जी, ये जो ए लाइन है ना, इसका मतलब ये है कि ये है इनकम, $100 की इनकम, ये है 100 लोग, ठीक है, हाँ पर्सन जी, इनकम रिसीव, जिन लोगों को इनकम डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। तो ये स्ट्रेट लाइन का मतलब है, अगर यहाँ 20 पे आते हैं तो इसका मतलब है कि 20% जो आमदनी थी वो 20 लोगों में बढ़ चुकी है, ठीक है। हाँ जी, 20% आमदनी 20 लोगों में बांटी जा चुकी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आता है पॉइंट, इसलिए हम कहते हैं कि 20% लोगों ने $20 ले लिए, तो इसी वजह से ये पॉइंट जो है ना स्ट्रेट में गए, ठीक है। यहाँ पे ऐसे ही हुआ था कि जो डी लाइन है, हाँ जी, यहाँ पे क्या था कि यहाँ इसका मतलब है, इस पॉइंट का मतलब है कि जस्ट $2 की जो आमदनी थी वो 15 लोगों में बांटी जा चुकी है, इसलिए ये लाइन। तो अगर $2 100 में से 15 लोग लेंगे, तो जब एक 100 लोग हैं $100 लेने के लिए, तो इसका मतलब है काफ़ी कम तादाद होगी, इस ये एक लाइन बनेगी, यानी काफ़ी कम तादाद है लोगों की जहाँ पे इनकम जो है बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट, सॉरी, कम लोगों में ज़्यादा आमदनी बांटी जा चुकी है, ठीक है ना। तो इस वजह से ये बेसिकली हुआ क्या यहाँ पे कि ये डी जो लाइन है ये हटती गई। तो हमेशा जो है ना एक अप्रोप्रिएट लेवल पे चलना चाहिए इकोनॉमी को। जैसे कि अभी सिद्रा ने बताया कि ए पॉइंट है, ए पॉइंट में बच्चे क्या था, ए पॉइंट में तो जो है ना ऑलमोस्ट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ही चल रही है, तकरीबन थोड़ा सा गैप है, मामूली सा। तो जैसे जैसे हम हटते जाएंगे इनइक्वालिटी बढ़ती जाएगी, यानी गैर मसावी तकसीम होती जाएगी। और किसी भी इकानमी में गैर मसावी तकसीम जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होती। इक्वलेंट तकसीम जो है, डिवीजन जो है वो एक्सेप्टेबल होती है, या थोड़ा बहुत अप एंड डाउन। अब इन्होंने यहाँ पे हमें ये देखें, जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है पॉइंट, एन इकोनॉमी विद स्ट्रॉन्गर मिडिल क्लास इज इनहेरेंटली मोर इक्वल एंड दोज ऑब्जर्वर्स माइट सेलेक्ट द इकोनॉमी सी। यहाँ पे इन्होंने क्या बताया है कि ये देखें पॉइंट, यहाँ पे ये जो सी लाइन है ना, ये पॉइंट जो आ रहा है यहाँ पे सी का, तो इन्होंने ये बताया कि ये जो 3 कर्व्स हमारे पास आ गई हैं, इन 3 कर्व्स में से जो सी कर्व है ना, वो क्या है, वो जो है हम क्या कर चुके हैं कि जो सी पॉइंट है, देखें पहले थोड़ी सी आमदनी ऐसी थी जो कम लोगों में, यानी यहाँ पे क्या है लेबर क्लास में तकसीम हो गई इकॉनमी। फिर क्या था कि ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, और काफ़ी ज़्यादा लोग ऐसे थे यहाँ से लेके यहाँ तक जिनके पास इकॉनमी का अच्छा खासा हिस्सा चला गया, आमदनी का अच्छा खासा हिस्सा चला गया ज़्यादा लोगों के पास। ये यहाँ से देखें अपवर्ड ही मूव किया है इसने। जब हम सी लाइन को देखें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो सी है कर्व, दैट इज मोर अप्रोप्रिएट फॉर द वेलफेयर ऑफ द इकोनॉमी। यहाँ पे क्या है कि कुछ गरीब लोग भी हैं और कुछ मिडिल क्लास भी हैं और ज़्यादा तादाद लोगों की खुशहाल है। ठीक है बच्चे, ये बेसिकली हमारा मकसद था आज के लेक्चर का। इसके अलावा मैं आपको थोड़ा आइडिया देता चलूँ मज़ीद, इनके अलावा क्या होता है कि ये हम थोड़ी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में था हमारा टोटल टॉपिक। हमने ये देखा कि लॉरेंस कर्व हमें बताती है, गिनी कोफिशिएंट भी हमें यही बताता है। इसके अलावा हमने ये देखा कि साइज ऑफ द प्रोपोर्शन जो ऊपर था उसके ऊपर था। चौथे नंबर पे जो हमें बताई जाती है ना बात, वो है फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या बताया गया है कि उन्होंने हमें ये बताया है, यहाँ पे मैं आपको ओवरऑल कॉन्सेप्ट देता चलूँ स्टार्ट में। वैसे टाइम एंड तो नहीं होने वाला, नहीं अभी 5-7 मिनट है लेक्चर में, इसको हम पढ़ लें, ऊपर से क्वेश्चन है तो पूछें। पढ़ें कि ना पढ़ें, नेक्स्ट टॉपिक बताएं। थक गए हैं क्या किया बताओ। आर यू ऑनलाइन विद मी?
कर लेते हैं सर, वो फिर वो जो पहले वाला है वो पहले हम रीड आउट कर लेंगे ना, उसमें से फिर अगर कोई वो हुआ पूछने वाला फिर पूछ लेंगे। चले बाकी और कोई अगर ठीक है, पूछना आप चाहे रीड तो अप पूछ लेंगे। कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में हम मैं आपको आंसर करूंगा इफ यू हैव एनी आंसर्स। आप ऑनलाइन भी रहें क्लास में ना, ये काफ़ी जो बच्चे हैं ना हमें बाकायदा तौर पर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे कुछ स्टूडेंट्स। जी चलें सर। कोई बात नहीं है। अच्छा अब हम देखते हैं कि फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, यहाँ मैं आपके 5 मिनट लूँगा। And the second common measure of the income distribution used by the economy is the functional distribution। इसमें क्या होता है कि इन्होंने एक अंदाज़ा लगाया कि याद कीजिए आप अगर कॉन्सेप्ट्स पे जाएं, रमज़ान शेख साहब की बुक उठा लें, बेसिक बुक उठा लें, तो उसमें हमें बताया गया था कि एक आमदनी जो है ना, वो एक मेथड होता है कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को जितना हम पे करते हैं, जितना वो अर्न करते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एक इकोनॉमी में, उनको जब प्लस किया जाए तो वो एक ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बन जाता है। तो यहाँ पे अल्टीमेटली इनका यही ऑब्जेक्टिव है कि जब एक मुल्क की इकोनॉमी में, एक मुल्क में टोटल नेशनल इनकम को लैंड, लेबर, कैपिटल और ऑर्गेनाइजेशन में बांटा जाता है, तो अगर आपको प्रोपोर्शन का पता चल जाता है कि लेबर के पास कितना गया, रेंट की लैंड की मद में कितना गया, लेबर के पास कितना गया, तो हमारे पास ये टोटल 4 हिस्सों में तकसीम हो रहा है। तो क्या है कि यहाँ से भी इनकम इनइक्वालिटी के कॉन्सेप्ट को जांचा जा सकता है। तो इन्होंने हमें बताया परसेंटेज ऑफ टोटल इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड इन द फॉर्म ऑफ रेंट। डेफिनेटली जी, जो लैंड है उसका हमें रेंट अदा करना होगा। लेबर जो है हमारे पास, लेबर हमारे पास वेजेस लेती है, और कैपिटल पे हमें इंटरेस्ट देना होता है, और जो एक कंपनी होती है वो अपना प्रॉफिट जनरेट कर रही होती है, एंटरप्रेन्योर। Although specific individuals may receive income from all these sources, that is not matter of concern for the functional approach. A sizable body of the theoretical literature has been built up around the concept of functional income distribution. It attempts to explain the income of a factor of production by contribution. अच्छा, यहाँ पे एंड पे हमें बताया गया, for example, the supply of and demand of the labor are assumed to determine its market wage. When this wage is then multiplied by the total level of employment, we get a measure of total wage payment, also sometimes called the total wage bill. हमें यहाँ पे क्या बताया गया है कि एक वेज बिल हमें मिलता है, यानी वेज डेफिनेटली क्या है कि एक पोर्शन है एक आमदनी का जो कि हम लेबर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यहाँ पे हमें अब फिगर 5.2 दी गई है, ये एज्यूम किया गया है। इसमें क्या बताया गया है कि सिंपल डायग्रामेटिक इलिस्ट्रेशन ऑफ द ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ फंक्शनल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, we assume that there are only two factors of production: capital, which is a fixed factor, and labor, which is the variable factor। क्या है कि हम कैपिटल को, और यानी हमने एक एज्यूम किया कि एक फिक्स कैपिटल है एक इकोनॉमी में, और वहाँ पे लेकिन जो वेजेस हैं वो डिफरेंट वेरिएबल है उनका। ये दोनों चीज़ें हैं जिनकी बुनियाद पे हमने निकालना है कि इनकम का क्या डिस्ट्रीब्यूशन और इसका पोर्शन कैसे मालूम करेंगे। अंडर द कम्पिटिटिव मार्केट assumptions, द डिमांड फॉर लेबर विल बी डिटरमाइंड बाय लेबर मार्जिनल प्रोडक्ट। Additional work will be hired up to the point where the value of their marginal product equals their wages. But in accordance with the principle of diminishing marginal product, the demand for labor will be declining function of number of employed. Such a negatively sloped labor demand curve is shown by DL in figure 5.5। तो ये हमें क्या है कि एक डिमांड ऑफ लेबर बताई गई, ठीक है जी, और ये हमारे पास क्या है कि सप्लाई ऑफ लेबर बताई गई, और डेफिनेटली जो है ये जो एक इक्विलिब्रियम पॉइंट है, यहाँ पे क्या होता है हमारे पास इक्विलिब्रियम वेज सेट हो जाती है। आप जानते हैं कि जब एक डिमांड और सप्लाई आपस में आके मिलते हैं तो वहाँ पे हमें मालूम हो जाता है कि
हमारा पॉइंट क्या है। आप मज़ीद जो है बट इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल डिमिनिशिंग, हम इसको देख चुके हैं, विद द ट्रेडिशनल न्यू क्लासिकल अपवर्ड स्लोपिंग स्लोप द इक्विलिब्रियम वेज विल बी इक्वल टू डब्ल्यू ई। ठीक है जी, डब्ल्यू ई जो है हमारे पास एंड द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट विल बी एल ई, और यहाँ पे एल ई जो है हमारे पास एक लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम होगा। Total national output which equals total national income will be represented by area ORELE। यहाँ पे इन्होंने हमें फिगर में एक क्योंकि एज्यूम किया हुआ है कि जस्ट दो चीज़ें हैं, लेबर को हमने लिया और कैपिटल को लिया, तो इसके मुताबिक हम ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि टोटल नेशनल आउटपुट विच इक्वल्स विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द एरिया ORELE। ये जो इन्होंने पोर्शन हमें बताया है ना, ये हमें लेफ़्ट साइड वाला पोर्शन, ये हमें ये बता रहा है कि ये जो है ना एक इकॉनमी में यानी टोटल आमदनी का हिस्सा है। विल बी रिप्रेजेंटेड बाय, हमने ये देख चुके, द नेशनल इनकम विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन टू शेयर्स OWEL एंड OWEELE। यहाँ पे अब उसने ये बताया है कि ये जो नेशनल इनकम है ये डिस्ट्रीब्यूट होगी दो हिस्सों में। OW यानी जहाँ पे एक इक्विलिब्रियम पॉइंट आ रहा था, और सॉरी हम नीचे जाते हैं, ये OWEELE यानी यहाँ पे जो है ना ये नेशनल इनकम डिस्ट्रीब्यूट होगी। ऊपर जो है ये प्रॉफिट का पोर्शन दिया गया, इसलिए इसने ये कहा कि ये एक इकॉनमी का एक टोटल नेशनल इनकम है जो कि आफ्टर प्रॉफिट हमारे पास अर्न होगी। सो दिस नेशनल इनकम विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन टू शेयर्स, हम देख चुके हैं, wages and WERE remaining as a capitalist profit, जो कि मैंने अभी आपको बताया। Hence in the competitive market economy with the constant return to scale production function, a doubling of all inputs, double output, factor prices are determined by factor supply and demand curve, and factor shares always combine to exhaust the total national product. Income is distributed by नेशनल लेबर्स आर पेड वेजेस, ऑनर ऑफ लैंड रिसीव रेंट्स। मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ, एक मिनट मुझे ये देख लेने दें। एंड कैपिटल्स obtain profits, it is the neat and logical theory in that each and every factor gets paid only in accordance with their what contributes to the national output, no more and no less, in fact. And you may recall from chapter the model income distribution is at the core of the Lewis theory। हम जो है जो हमने मॉडल पढ़ा था, जो कि आपने एग्जाम में भी हमें बताया था। अनफॉर्चुनेटली द रेलेवेंस ऑफ द फंक्शनल थ्योरी इज ग्रेटली diminished by its failure to the account of its important role and influence of the non-market forces such as power in determining these factor prices, for example role of collective bargaining, employers, trade unions, मॉडर्न सेक्टर वेजेस। अच्छा, ये हमें डिफरेंट फैक्टर्स बताए गए हैं, एंड आउटपुट टू देयर ओन पर्सनल एडवांटेज इज द इकोनॉमिक implications of the factor price distribution distortions, and we return to consider the implications of policy at the end of this chapter। तो बच्चे यहाँ पे हमें जो इसका मेन मकसद बताया गया है ना इस पूरे टॉपिक में, फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन में, कि इनकम इनइक्वालिटी, या ये जो है अगर हम चार लैंड लेबर कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन की आमदनी को देखा जाए तो हमें पता चल जाएगा इनके पोर्शन से कि इनकम किस पॉइंट पे इक्वल है और किस पॉइंट पे जो है अनइक्वल है। तो बच्चे यही इसका मकसद था ज़्यादा, यानी मेन जो हम पहले भी ये देख चुके हैं कि जैसे कि नेशनल इनकम को देखा जाता है, क्योंकि इसके चार हिस्सों में ये ऑलरेडी बढ़ चुकी है आमदनी। जैसे कि ऊपर हमने गिनी कोफिशिएंट को देखा, लॉरेंस कर्व को देखा, वो एक मेथड था, but you are supposed to learn more about the Gini coefficient and etc which we have studied today। जी बच्चे, if you have any question ask, you have a very ending minutes। आपने इसको डीपली पढ़ना है, ठीक है ना? जी सर, ठीक है।